हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे डाइइलेक्ट्रिक। किसी भी बैड कंडक्टिंग मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे कैपेसिटर में हम मेटलिक प्लेट लेते थे और उसके बीच में यदि मैं मोम वैक्स पुटअप कर दूं, फिलअप कर दूं, तो ये कहलाएगा डाइइलेक्ट्रिक फिलअप करना। तो डाइइलेक्ट्रिक फिलअप करने से क्या इफेक्ट पड़ता होगा, उस पर हम लोग विचार करते हैं। और डाइइलेक्ट्रिक है क्या? ये कोई गुड कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, ये है बैड कंडक्टिंग मटेरियल। आप कैपेसिटर पे क्या करते थे? पैरेलल प्लेट पे एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, और बीच में यदि कंडक्टिंग मटेरियल फिलअप कर दोगे तो सारा प्लस क्यू जाके माइनस क्यू को खत्म कर देगा। इसका मतलब वहां जीरो हो जाएगा टोटल चार्ज, और यदि टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा तो आपकी मेहनत बेकार हो गई। आपने सोचा क्या था? चार्ज जमा करके कैपेसिटर रखेगा, एनर्जी वहां रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और जब चार्ज ही खत्म कंडक्टिंग मटेरियल भरने पे, तो आप कंडक्टर नहीं भरते। डाइलेक्ट्रिक वो जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स होते हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप करते हैं। उससे क्या फायदा मिलता है, सोचते हैं। डाइलेक्ट्रिक कहते किसे हैं? यह है कोई भी बैड कंडक्टिंग मटेरियल। अब यदि डाइलेक्ट्रिक बैड कंडक्टिंग मटेरियल है तो इससे क्या फायदा होता है नहीं होता है पे विचार करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहा गया है पोलर और एक कहा गया है नॉन पोलर। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। यदि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें क्या होता है कि आप मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे उसमें वो डाइपोल होंगे। मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे वो डाइपोल होंगे का मतलब है कि आप इस फॉर्मेट में देखो। लेकिन ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस का अरेंजमेंट होगा वो रैंडम होगा। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस का अरेंजमेंट रैंडम होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल डाइपोल का क्या हाल। तो यहां यदि टोटल डाइपोल मोमेंट हम देखते हैं पी नेट, टोटल डाइपोल मोमेंट, तो ये जीरो आएगा। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है बैड कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये है इसमें कोई डाइपोल मौजूद नहीं रहता। कोई डाइपोल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल, उसमें कोई डाइपोल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अब डाइलेक्ट्रिक के कहानी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जो भी घटनाएं पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए हम देख रहे होंगे वो 99.999% वो सारी घटनाएं नॉन पोलर में भी वैलिड होता मिलेगा। मैंने 100% नहीं कहा, ध्यान रखिए। तो अब केवल एक आइडिया है जिसमें हम लोग थोड़ा अंतर देखेंगे। 99.9999 मैंने कह दिया। अब सोचिए ये डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने पे क्या होता होगा पे विचार करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के एक प्लस क्यू चार्ज देख रहे हैं और माइनस क्यू चार्ज देख रहे हैं। यदि आप इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, यदि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे लिखा करते थे, याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखते थे प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा करते थे? ये लिखा करते थे ई, ये लिख देते थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, क्योंकि दो थे। यदि प्लस 1 कूलम रखते तो उसको क्या करता? प्लस क्यू रिपेल करता, माइनस क्यू अट्रैक्ट करता, दोनों जुड़ जाते, इसीलिए ट्वाइस कर दिया। और सिग्मा क्या लिखते हैं? क्यू बाई ए है प्लेट का एरिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है कि यदि इनके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दोगे, यदि ये कैपेसिटर, ये आपने क्या किया, कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक यहां फिलअप किया, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर देंगे, तब क्या होने वाला है पे गौर करिए। इनके या तो ये पहले से पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इनमें डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और वो प्लस से माइनस के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अलाइन होने की कोशिश करेंगे, एक लाइन में आने की कोशिश करेंगे। एक लाइन में आने की कोशिश करेंगे मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये आइडिया यदि रिपीट करोगे तो बीच में तो हर एक जगह जीरो दिखेगा, लेकिन किनारे पर आप गौर करिए, हम लोग देख रहे हैं, किनारे पर गौर करिए, हम लोग देख रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा होता है चार्ज।
इधर माइनस, इधर प्लस। ये इंड्यूस्ड चार्ज नहीं कहलाएगा। ये डाइपोल का जो मटेरियल है वो बैड कंडक्टिंग मटेरियल है, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और यदि ये इंड्यूस्ड चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि इनका कोई नाम तो रखूं मैं, तो ये बाउंडेड चार्ज कहलाते हैं। और ये जो बाउंडेड चार्ज हैं इनका एक फेस, इस पे माइनस 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 बाउंडेड दिखने लगा और आगे प्लस 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 दिखने लगा। तो हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर लिया था और उनके बीच, मतलब किसी बैटरी से वो कनेक्टेड नहीं था, उनके बीच हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक डाला। ये जो डाइलेक्ट्रिक पुटअप किया, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाल दिया। तो इसके डालने से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप पहले से देख रहे थे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच, और यहां पर एक माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश जो बाद में आया, बाउंडेड चार्ज, उनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। उनके कारण कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा? तो वो ये माइनस, यदि यहां 1 कूलम रखते तो ये वाला जो माइनस है बाउंडेड वाला वो इसे अट्रैक्ट करता और प्लस जो बाउंडेड वाला है रिपेल करता। तो उनका वैल्यू ये हो जाता ई बाउंडेड चार्ज, ई डैश बाउंडेड चार्ज के कारण, और ई पहले से था। अब यदि मैं नेट देखना चाहता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको दिखेगा? तो यहां पर यदि ई नेट देखें तो ई नेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई में से कम कितना हो गया? ये ई डैश। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब दिख रहा है ई नेट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई माइनस ई डैश, और ये ई से तो कम हो गया। अब ये कितना टाइम्स कम हो गया? यदि आपसे कहा जाता है ई नेट हो जाता है पहले जो ई था उससे के टाइम्स कम, ये ई हो जाएगा 1/k टाइम्स ई। तो यदि ऐसा हो जाता है देन फॉर आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, ध्यान दीजिएगा आइसोलेटेड है तभी ये ई नेट ई बाई के यदि हो गया तो ये हम कह देते हैं देन के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब यहां से एक आइडिया तो हमें पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक के वैल्यूज जो हैं वो बदल रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक बदल देंगे तो के बदल जाएगा, और अभी जो डाइलेक्ट्रिक है उसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, तो जितना टाइम्स कम हुआ ओरिजिनल से, ए नेट ई से बदल करके हो गया ई बाई के, तो ये के कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यहां यदि ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक भी होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो शिफ्ट होता क्लाउड, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अब कॉन्साइड नहीं करता, वहां इंड्यूस्ड हो जाता डाइपोल, और फिर वो ऐसे ही अरेंज होते। तो यहां माइनस और यहां प्लस हमें तब भी दिखता, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता तब भी दिखता। तो हमने चाहे पोलर हो या नॉन पोलर ये घटना होने वाली है। अब कोई पूछे कि क्यू डैश का वैल्यू बताओ, तो ये ई नेट आप क्या लिख रहे थे? फिर से देखिए, ई नेट लिख रहे थे ई माइनस ई डैश, और ये कितना आ रहा है? ई बाई के। इसे ऐसे भी लिख सकते हो ई माइनस ई बाई के इक्वल्स टू ई डैश। आप इसे लिख सकते हैं ये ई 1 माइनस 1 बाई के, ये हो गया ई डैश। अब आप मुझे बताइए, यदि हम बात करते हैं कि चार्ज को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखने की, तो यहां कितना आ जाता? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, और आगे कितना आ जाता? Q डैश बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इनको कट करके देखें तो क्या आ गया? Q डैश आ गया Q 1 माइनस 1 बाई के। तो आपको यदि चार्ज चाहिए डाइलेक्ट्रिक के फेस पे बाउंडेड चार्ज,
बाउंडेड चार्ज, वैल्यू ऑफ बाउंडेड चार्ज, वैल्यू ऑफ बाउंडेड चार्ज, बाउंडेड चार्ज प्रेजेंट ऑन फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो ये दिख जाएगा क्यू डैश, क्यू 1 माइनस 1 बाई के क्या है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी। मटेरियल का साइज कितना है, कितने बड़े चार्ज वाले कैपेसिटर के बीच में उसको रखा है, मटेरियल का साइज हमने छोटा कर दिया, मटेरियल की थिकनेस हमने कम कर दी, इन सब से के प्रभावित नहीं होता। अच्छा सोचो, यदि कोई मटेरियल नहीं होगा तो ई नेट वही ई रहेगा, तो के का वैल्यू क्या हो गया 1। तो वैक्यूम के लिए के हो गया 1। यदि आप यहां कर देते हो मेटल फिलअप तो प्लस क्यू जाके माइनस क्यू को खत्म कर देगा, ई नेट हो जाएगा 0। इसका मतलब के हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, ये वैल्यू, तो यहां हम क्या क्या याद रखते हैं, एक फॉर्मूला तो हो गया Q डैश Q 1 माइनस 1 बाई के, एक तो हम ये ध्यान रख रहे हैं। और K का जो वैल्यू है ये कहां से शुरू होगा 1 से, और कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक। यदि हम बात करते हैं वैक्यूम के लिए तो 1, और इनफाइनाइट किसके लिए, तो K का वैल्यू आता है इनफाइनाइट मेटल के लिए, तो K वैक्यूम ये हो जाएगा 1, के मेटल ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अदरवाइज के एक इनफाइनाइट और 1 के बीच में कुछ भी, तो 1 और इनफाइनाइट वैक्यूम के लिए, एयर के लिए भी 1 के ही करीब ले लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको ये जानकारी मिल गया। अच्छा सोचना ना कि जब हम बात कर रहे थे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो यहां जो माइनस और यहां जो प्लस बाउंडेड हम देख रहे थे, यहां जो माइनस और यहां जो प्लस हम देख रहे थे बाउंडेड, उनको यदि हम एनालाइज कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा वैल्यू कि डाइलेक्ट्रिक के ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसी से तो ये निकल करके आया था हमारे सामने। डाइलेक्ट्रिक के इस अरेंजमेंट को यदि मैं देखूं तो ये माइनस प्लस का जो अरेंजमेंट है, ये तो वहां है ना मॉलिक्यूलों को, जहां डाइपोल के फॉर्म में आपने पहले से एग्जिस्ट करता देखा है पोलर डाइलेक्ट्रिक में। तो यदि इस पोलर डाइलेक्ट्रिक का टेम्परेचर बढ़ाए तो जो मॉलिक्यूल के लाइनिंग है, अलाइनमेंट है, वो बिखरेगा, और यदि वो बिखरेगा तो ये जो अपोज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू क्या कहेंगे, वो कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट अभी से ध्यान रखिए कि पोलर डाइलेक्ट्रिक जब होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल में डाइपोल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपोज करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई डैश वो कम हो जाएगा। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने का। क्या कारण है? वहां पर पहले मॉलिक्यूलों के इधर उधर जाने से तो वो अरेंजमेंट बिखरेगा नहीं, क्योंकि वो तो इंड्यूस्ड डाइपोल है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण शिफ्ट हुआ है। तो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट इधर उधर होने से कहीं से वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बदलने जा रहा। तो जनरली हमसे यदि कहता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का टेम्परेचर बढ़ाने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो वो कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट एक और देख रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि हम फिलअप करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में तो के पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि हम फिलअप करते हैं तो के पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया इस कैपेसिटर के बीच में, ये पहले था प्लस क्यू माइनस क्यू, अब ये हो गया है एक माइनस क्यू डैश प्लस क्यू डैश बाउंडेड चार्ज, और ये के डाइलेक्ट्रिक यहाँ रख दिया, इनके बीच में ये डिस्टेंस है डी। अब यदि मैं नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं ई न्यू, तो ये हो जाएगा ई ओल्ड बाई के, ई ओल्ड बाई के, ई ओल्ड क्या था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई के।
अब हम यदि वी न्यू देखें, पोटेंशियल डिफरेंस न्यू, तो ई न्यू इंटू डी, इसका मतलब हो गया क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया वी न्यू। और ये क्यू, क्यू तो ये आइसो वही है, क्यू में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड हम कैपेसिटर देख रहे हैं, आइसोलेटेड कैपेसिटर हम देख रहे हैं, तो क्यू में तो कोई बदलाव हम दिख नहीं रहा। अब ये देख रहे हैं Q इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी न्यू। तो हम यहां क्या देखेंगे, Q इक्वल्स टू सी न्यू इंटू वी न्यू। कंपेरिजन कर लो, तो कंपेरिजन यदि इनका हम करते हैं तो कंपेरिजन करने पर हमें क्या पता चल गया, कंपेरिजन करने पर हमें पता चल गया कि सी न्यू का जो वैल्यू हो जाएगा, ये नया वाला सी कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो जनरली हम कहते हैं सी डैश हो जाएगा के टाइम्स सी। ये जैसे ही डाइलेक्ट्रिक फिलअप करते हैं उनकी कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्या हो गया, के टाइम्स हो गया, सी डैश कह देते हैं के टाइम्स सी। तो डाइलेक्ट्रिक के यूज बैड कंडक्टिंग मटेरियल फिलअप करने पे केवल एक आइडिया चेंज हुआ, डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने पर कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम्स बदल गया। अब हम ये पार्ट तो ठीक है, लेकिन यदि इसमें बदलाव करें और हम सोचना शुरू करें कि यदि अलग अलग मटेरियल को यूज किया गया हो तब, यदि डाइलेक्ट्रिक अलग अलग मटेरियल का यूज कर दिया जाए तब, तो ध्यान से देखिए, ये एक कैपेसिटर था और इसमें आपने क्या किया, अलग अलग तरह के स्लैब्स पुटअप कर दिए। एक स्लैब्स जो था ये T1 वाला, ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और दूसरा स्लैब आपने पुटअप किया है, दूसरा स्लैब आपने पुटअप किया है, इस स्लैब में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया K2 और इसका थिकनेस कहा गया T2। अब यदि हमसे कोई ये कहे कि यहां बताओ कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सी न्यू कितना होगा, तब इन्हें कैसे सोचा जाए। तो यहां गौर करिए, एक कैपेसिटर जो यहां से यहां तक है, इनके कैपेसिटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इनके कैपेसिटेंस के लिए फिर सोचने का रास्ता क्या रखा जाए, फिर सोचने का रास्ता मैं ये रखता हूं, ये वी न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा ये ई न्यू इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा E1 T1 प्लस E2 T2। E1 कितना हो जाएगा, Q E बाई के 1 इंटू T1 प्लस E बाई K2 इंटू T2। यहाँ देखिएगा E ये हो जाएगा बाई T1 बाई K1, K1 बाई या E T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अब यहाँ चेक करिए E का वैल्यू कैसे हम हटाते हैं, E का वैल्यू हम हटा रहे हैं, ये जो याद है अपने को, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, और ये हमारे पास आ रहा है V न्यू। अब ये देखिए Q इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो हम लोग यहाँ V न्यू, तो अब इसको क्या कहते थे, Q इक्वल्स टू सी न्यू V न्यू। अब यदि मैं इनको कंपेयर कर लूं किससे, Q इक्वल्स टू सी न्यू इंटू V न्यू से, तो कंपेयर करके सी न्यू कितना निकल करके चला आएगा, सी न्यू चेक करिए, सी न्यू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो हम लोगों को नया वाला कैपेसिटेंस दिखने लगा एप्सिलॉन नॉट ए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अरे यार ये तो टफ हो गया, याद कैसे करोगे। ध्यान से देखो, सी न्यू पहले क्या था,
के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जब एक ही प्लेट रखते थे तो एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई के ऐसे देखो। लेकिन यदि सी न्यू में आपने दो अलग अलग या तीन अलग अलग प्लेट रख दिए, ध्यान से देखिए, एक आपने रखा K1 T1, फिर आपने रखा K2 T2, फिर आपने रखा K3 T3। अब यदि ऐसा हो गया तो इन सब को लेकर के यदि सी न्यू आप लिखोगे तो सी न्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। और इस तरह से डिनोमिनेटर में आप डी बाई के बदले लिख सकते हो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो ये लिखने का जो तरीका है ये हम यूज कर सकते हैं किस केस में, जब अलग अलग कई स्लैब पुट अप कर दे रहे हैं अलग अलग थिकनेस के। यहां इस बात पर गौर करिए कि एग्जाम्पल देखिए थोड़ा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि मैं इस एग्जाम्पल में आपसे कहता हूं कि चेक करिए, ये यहां मैंने एग्जाम्पल लिया और आपसे कहा कि यहां पर एक तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है, ये टी थिकनेस का और ये टी थिकनेस का यहां से यहां तक, और टोटल है ये डी, ये तो प्लस क्यू माइनस क्यू वाला ये कैपेसिटर, ये है के डाइलेक्ट्रिक, और बाकी तो कुछ भी नहीं है, वो खाली है। तो अब यदि इनके लिए हमें सी लिखने को कहा जाए तो सी कैसे लिख सकते हैं, सी का वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सॉल्व करते वक्त, सी देखिए, सी ये लिखेंगे, ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के, और आप अगला देख रहे हैं डी माइनस टी, ये तो खाली है तो उसको एयर प्लेट की तरह देखिए, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 1, डी माइनस टी बाई 1। आप फिर से समझिए, ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं डी माइनस टी, यहाँ क्या है एयर, और के एयर हमने कितना देखा है 1, वैक्यूम के जैसे, तो वैक्यूम के जैसे तो इसीलिए यहां पर हो गया T1 बाई K1, T2 बाई K2, T बाई K, डी माइनस टी बाई 1। अब इसी एग्जाम्पल में यदि मैं थोड़ा बदलाव करूं, यदि आपसे कहा जाता है कि इसको इस एग्जाम्पल में कि बीच में रख देता, मैं बीच में रख देता ये K और ये T और ये K1 और ये T1, और फिर कहीं और रख देता K2 और T2। ये लेंथ देखिएगा है एरिया प्लेट, कैपेसिटर के प्लेट के एरिया के बराबर इस प्लेट का, और आपने थिकनेस केवल थोड़ा कम लिया डी से, ये दोनों जुड़ के भी डी से कम है। अब यदि इनका मुझे सी लिखने को कहा जाता तो सी कैसे लिखते, तो तीन टुकड़ा देखते, K1 T1 K2 T2 और रिमेनिंग कितना हो जाता वो एयर। तो सी का वैल्यू कैसे लिख रहे होते, ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट ए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डी माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 बाई 1। क्यों, क्योंकि वो जो बाकी जगह बचा उसमें कौन है, वो है एयर, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के जैसा 1। तो ये लिखने के तरीके हम देख रहे हैं। यदि यहाँ ऐसा कर दिया जाए कि कैपेसिटर का चेक करिए, बीच प्लेट के बीच एक मेटल का थिक प्लेट रख दिया जाए, मेटल, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डी। अब यदि कोई सी लिखने को कह दे तो सॉल्व करते वक्त कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए, सी इक्वल्स टू क्या लिखने वाले हैं सॉल्व करते वक्त, एप्सिलॉन नॉट ए, ध्यान से देखिएगा, टी बाई इनफाइनाइट प्लस डी माइनस टी बाई 1। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। और जैसे टी स्पेस गायब हो गया, ये टी नजदीक आ गए प्लेट, ऐसे हम देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेटल का के क्या होता था इनफाइनाइट, और बाकी जो जगह बचा वो डी माइनस टी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना वैक्यूम के जैसे, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हमें मिल जा रहा है इस तरह से। यदि इसी जगह कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को देखने के लिए एग्जांपल में थोड़ा ट्विस्ट दिया गया कि ऐसे करके दो टुकड़े कर दिए गए, K1 K2, और यहाँ ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, तो यहाँ इस एग्जांपल में जब हम लोगों को इफेक्टिव लिखना पड़ रहा है, बीच का सेपरेशन है डी, तो सी कितना लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखिए सॉल्व करते वक्त, यहाँ पर ये मेटल का प्लेट है तो पूरा ये V प्लस पोटेंशियल, और ये पूरा प्लेट V माइनस पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V प्लस माइनस V माइनस, जो पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ V प्लस माइनस V माइनस, तो ये आपस में पैरेलल में हो गए। दो अलग अलग कैपेसिटर देखो, उनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के कारण वो आपस में क्या हो गए,
पैरेलल में हो गए, और यदि पैरेलल में हो गए तो हम लोग C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2। और C1 कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया कितना, A/2 ही तो होगा, पूरा प्लेट A यदि है तो इसका एरिया जो होगा वो A/2 लेंगे, और बीच का सेपरेशन तो D ही है, और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मौजूद है। उसी तरह K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, तो ये निकल आया C। यदि ऐसे ही हम देखते कि इनके 3 टुकड़े होते, यदि इनके 3 टुकड़े होते, जैसे यहाँ चेक करिए, यहाँ 3 टुकड़े कर दिए गए, 3 टुकड़े होते K1 K2 K3, तो तब जो इनका आप इफेक्टिव लिख रहे होते, C इफेक्टिव कितना हो जाता, C इफेक्टिव हो जाता, आप देखिए ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो 3 ये बराबर बराबर सिमेट्रिक 3 टुकड़े का आप कर रहे हैं अलग अलग मटेरियल भर करके, तो आप देखते C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में। और पैरेलल में क्यों हो गए, पैरेलल में हम लोग देख रहे हैं ये K1, ये ध्यान से देखिएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/3, क्योंकि 3 टुकड़ा हो गया, प्लस D, K2 एप्सिलॉन नॉट A/3 प्लस अपॉन D, प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D अपॉन A/3 अपॉन D। तो ये ऐसे हम लोग इनको इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाता है कि कैपेसिटर में इस तरह से 4 टुकड़े कर दिए गए, यहां देखिएगा ये थोड़ा सा और ट्रिकी, यहां 4 टुकड़े कर दिए गए, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो मेनली तो ये प्लेट्स थे, ये K1 ये K2 ये K3 ये K4 ये D/2 ये D/2। अब हमारे सामने आता है कि इसमें C इफेक्टिव कैसे लिखा जाए। तो ध्यान से देखिए, आप जब बात करेंगे तो इन दोनों का जब एक साथ आप लिख लें और इन दोनों का एक साथ, तो ये आपस में तो इनका लिखना आपने सीख लिया है, इनका भी सीख लिया, और आपस में वो पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो C इफेक्टिव हो जाएगा C12 प्लस C34। C12 देखिए कैसे लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है इसके प्लेट का A/2 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, D/2 अपॉन K1 प्लस D/2 अपॉन K2, ये केवल इसका लिखना सीखिए, T1/K1 प्लस T2/K2, एप्सिलॉन नॉट A के बदले एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन T1/K1 मतलब D/2/K1 और D/2/K2। और इसी तरह दूसरे वाले पार्ट का देखिए, एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2/K1 K3 प्लस D/2/K4, और सम कर लीजिए, ये C निकल करके चला आएगा। तो इस तरह हम कैपेसिटेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। इसी में कुछ और क्वेश्चन थोड़ा एलिवेट होगा तो कैलकुलस का एप्लीकेशन आ जाएगा, अदरवाइज ऐसे सिंपल सीरीज पैरेलल वाले आइडिया से हम कैपेसिटेंस के डाइलेक्ट्रिक फिलअप करने पर वैल्यूज बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।